हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं इंटीग्रेशन के, या फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हैं उनके इंटीग्रेशन क्या होंगे ये हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव ढूंढने का उल्टा प्रोसेस है। हम डेरिवेटिव ढूंढ रहे थे, यहाँ पे आपको एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है। ठीक है, तो फॉर्मूला सीधा उल्टा हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये सारे एक एक फॉर्मूला जो है, आपको अगर डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला याद है तो बस उसको उल्टा करके यहाँ पे लिख देना है। तो शुरू करते हैं हम लोग साइन एक्स से। पहले पे भी आ रहा हूँ मैं। देखो इंटीग्रेशन सॉरी यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स क्या होता है वो बताओ। डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स हमको पता है होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस माइनस साइन को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स। क्लियर है? अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? उल्टा करना है बस, कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। कॉज एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स। ओके, अच्छा यहाँ पे dx लिख दिया मैंने, सॉरी, इट इज साइन प्लस सी। आपको बस कांस्टेंट प्लस सी ऐड करते जाना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसी तरीके से हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम x जो है वो होता है 1/x। तो इसका मतलब 1/x का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको नेचुरल लॉगरिथम lx आ जाएगा। ठीक, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x। तो फिर e रेज टू x का इंटीग्रेशन भी होगा e रेज टू x। e रेज टू x का इंटीग्रेशन कहाँ गया? यहाँ पे e रेज टू x। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है और मज़ेदार फंक्शन है। e रेज टू x एक ऐसा फंक्शन है जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप डिफ्रेंशिएट करो तो भी e रेज टू x ही रहता है, तो जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो भी e रेज टू x ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है उन शरारती बच्चों की तरह है जिसको कुछ भी कह लो उसके पल्ले नहीं पड़ता, या फिर वो बदलने से रहे। उनको जो काम करना है वही करेंगे, चाहे आप डिफ्रेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो। तो ऐसे बच्चे ही रेज टू एक्स के तरह होते हैं। डिफ्रेंशिएट करो तब भी वही फंक्शन रहने वाला है, इंटीग्रेट करो तो भी वही फंक्शन रहने वाला है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ फंक्शंस को देखते हैं, जैसे कि सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x लिखा हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x जो है वो क्या होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स होगा। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। ओके, उसी तरह से इंटीग्रेशन बोल रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा बताओ? डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है, cosec x होता है माइनस cosec x इंटू cot x। राइट, ये माइनस साइन आप यहां पे ले आओ, शिफ्ट कर दो, तो आप कह सकते हो माइनस cosec x का डेरिवेटिव cosec x cot x होता है। तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा। ओके, उसी तरह से यहां पे हम लोग को पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ए एक्स क्या होता है? a इंटू ई रेज टू ए एक्स होता है। फॉर्मूला चेक कर लेना। तो अब मैं, ये कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट को मैं इस साइड लाऊंगा तो 1/a हो जाएगा, है ना? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और फिर मैं इसको डेरिवेटिव के अंदर ले सकता हूँ। देखो, अगर डेरिवेटिव के अंदर होता है कांस्टेंट तो वो बाहर आ सकता है, उसी तरह से मैं इसको अंदर ले सकता हूँ और ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू ए एक्स डिवाइडेड बाय a, इसका डेरिवेटिव e रेज टू ए एक्स है। तो e रेज टू ए एक्स का इंटीग्रेशन ये फंक्शन हो जाएगा। तो e रेज टू ए एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स अपॉन ए, ये हो गया। ठीक, पहला फंक्शन देख लेते हैं, उसका डेरिवेटिव देखो, इसका इंटीग्रेशन देखो क्या आ रहा है। x रेज टू एन dx का इंटीग्रेशन आ रहा है x रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। राइट, क्यों आ रहा है? देखो डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू एन हमने क्या पढ़ा था? nx रेज टू n माइनस वन। अब ये किसी भी n के लिए वैलिड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, n को रिप्लेस कर देते हैं n प्लस वन से। जहां कहीं भी आपको n दिखाई दे रहा है वहां पे n प्लस वन डाल दो, वैलिड उसके लिए भी रहेगा क्योंकि ये किसी भी n के लिए वैलिड है।
तो यहाँ पे आप n की जगह पे इस फॉर्मूले में n+1 डाल दो, तो x रेज टू n के जगह पे डालना है n+1, तो फिर यहाँ पे भी n के जगह पे n+1 आ जाएगा, और यहाँ भी x रेज टू n+1, और ये -1 यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n+1 इज इक्वल टू n+1 x रेज टू n+1 -1 विल बी x रेज टू n। अब n+1 एक कांस्टेंट है, जैसे n का वैल्यू 5 है तो n+1 6 होगा, ठीक है। तो आप ये कांस्टेंट मैं इस साइड लेके आ जा रहा हूँ, तो अगर मैं ये कांस्टेंट इस साइड लेके आ जाता हूँ तो ये 1/x n+1 हो जाएगा, ठीक है। ये x रेज टू n यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसी तरह से अब ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के अंदर जा सकता है, डेरिवेटिव के अगर अंदर लेके चले जाओगे तो यहाँ पे आप इसको n+1 से डिवाइड कर सकते हो, ये आपका फंक्शन बन गया। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को x रेज टू n+1 अपॉन n+1 को अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपका आंसर आ रहा है x रेज टू n। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप x रेज टू n को इंटीग्रेट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, है ना। तो x रेज टू n को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपका ये आंसर आ रहा है x रेज टू n+1 अपॉन n+1, और साथ में ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शंस थे जिसका इंटीग्रेशन हमको याद करना है। जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स थे वैसे ही इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स होंगे। यहाँ पे ज़्यादा रूल्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 रूल्स हम लोग बस देखने वाले हैं। पहला रूल कि जैसे डेरिवेटिव बढ़ जा रहा था प्लस और माइनस में, वैसे ही इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन किसी ने लिख दिया और वो फंक्शन का वैल्यू है, मान लो एक फंक्शन है आपका sin x प्लस x², तो ये 2 फंक्शन हो गए। और किसी ने कहा कि भाई इस फंक्शन का इंटीग्रेट करो, इस फंक्शन को का इंटीग्रेशन करके इसको कैलकुलेट करो इसका एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो ये u प्लस वी वाला केस हो गया, तो यहाँ पे हम u प्लस वी नहीं लिखेंगे इसको, या फिर लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, u इसको v। तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v क्या आएगा, u क्या है, x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के हिसाब से जैसे आपका डेरिवेटिव बढ़ रहा था वैसे इंटीग्रेशन बढ़ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ u dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। u और v क्या है, दे आर फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि आपके पास फंक्शन है sin x प्लस x², ठीक है। तो आप अगर इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो y dx का, तो ये इंटीग्रेशन मतलब क्या, sin x प्लस x² dx, यही होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 फंक्शंस आपके पास एडिशन में है, तो इंटीग्रेशन दोनों में बट जाएगा। ये हो जाएगा sin x का इंटीग्रेशन प्लस x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे। उसी तरीके से अगर सपोज करो यहाँ पे माइनस साइन रहे, सेकेंड रूल क्या है कि अगर ये माइनस साइन रहे u माइनस v इंटीग्रेशन, तो उसी तरीके से ये भी बढ़ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बीच में माइनस रहा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। और थर्ड कांस्टेंट से रिलेटेड कि अगर मान लो मेरे पास एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू सम फंक्शन 5f of x dx। f of x फंक्शन है जैसे कि sin x, cos x, tan x, अगर ऐसा है तो आपका कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx ऐसा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला कि भाई 5 या फिर कोई दूसरा कांस्टेंट ले लेते हैं 10 sin x का इंटीग्रेशन, तो इससे क्या होगा, 10 इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, 10 इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो ये 3 रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ और चीज़ें भी आप लोग नोट कर लेना, जैसे डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 होता है तो उस तरह से इंटीग्रेशन का मत लिख देना 0, ठीक है। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। सी अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ व्हाट इज 5 dx, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है वो x होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें और याद कर लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होता है, सिर्फ dx बचेगा तो ये x होगा, x प्लस सी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब भी वही होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। 1 dx का मतलब यही है इंटीग्रेशन ऑफ dx, एंड दैट विल बी इक्वल टू x प्लस सी। उसी तरीके से अगर सपोज करो कोई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx बोला, तो सीधा ये 5x हो जाएगा, क्योंकि 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होता है, तो ये 5x प्लस सी ऐसे हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इतना एटलीस्ट अभी याद रखना है। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से, 3 sin x प्लस ई रेज टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग पहला तो वो रूल यूज़ करेंगे, यू प्लस वी का रूल यूज़ करेंगे। प्लस साइन है, इंटीग्रेशन दोनों में बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 sin x dx प्लस ई रेज टू एक्स dx। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो 3 sin x dx प्लस ई रेज टू एक्स dx। अब हमको पता है sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है। देखो sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉस x लिखेंगे, प्लस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही होता है, ये फंक्शन याद है ना, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा -3 cos x प्लस ई रेज टू एक्स प्लस सी। ठीक है, उसी तरीके से आपका दूसरा जो फंक्शन है उसका भी इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4/x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा बताओ, यहाँ पे पहला फंक्शन u माइनस बी रूल अप्लाई हो जाएगा, तो 4/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। सेपरेट हो गया। अब 4 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx। ओके, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x ln x माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक्स रेज टू एन। फॉर्मूला क्या देखो, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, मतलब आपका पावर 1 से बढ़ेगा और वही वाला पावर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 1 से बढ़ेगा 3 + 1 और डिवाइडेड बाय 3 + 1, तो 3 + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपका आंसर है सेकंड का। ठीक है, थर्ड का देख लो फटाफट। थर्ड का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -4 cos x प्लस 5 dx। तो पहले तो इंटीग्रेशन बटेगा, इंटीग्रेशन ऑफ -4 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। ओके, दैट इज इक्वल टू -4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के cos x dx प्लस अगेन 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कांस्टेंट है 5 इसीलिए, -4 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो 4 sin x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड इंटीग्रल का वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे।